जून 21 मई 2001 को टाइम्स ऑफ इंडिया में एक खबर छपी और उस खबर में ये लिखा हुआ था, डीएनए के आधार पर ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, इनका डीएनए विदेशियों के साथ मिलता है। इसका मतलब है यह विदेशी लोग हैं। यह खबर टाइम्स ऑफ इंडिया के 21 मई 2001 के अंक में छपी। टाइम्स ऑफ इंडिया में जो अंग्रेजी का अखबार है, उस अंग्रेजी के अखबार में यह खबर छपी। मगर जब हम देख रहे थे, अध्ययन कर रहे थे इस बात का, तो हमें पता चला कि जो भाषाई पत्रकारिता है, जो मातृभाषा में अखबार छापे जाते हैं, छपाए जाते हैं, उस अखबार में ये खबर नदारत है। इस खबर को नहीं छापा गया। अब दो बातें देखिए, बहुत गंभीर बात है, सोचने वाली बात है कि अंग्रेजी का जो अखबार है टाइम्स ऑफ इंडिया, उसमें यह खबर छापी गई, और जो भाषाई पत्रकारिता है, मातृभाषा में जो अखबार छापे जाते हैं, इन अखबारों में यह खबर नहीं छापी गई। जब हमने इसका एनालिसिस किया तो इस नतीजे पर पहुंचे कि अंग्रेजी के अखबार में इस खबर को उन्होंने क्यों छापा। तो अंग्रेजी का अखबार जो विदेशी लोग हैं, ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, ये लोग पढ़ते हैं, हमारे लोग नहीं पढ़ते। और जो लोग हमारे पढ़ते हैं, उन्होंने जब डीएनए का टाइटल देखा होगा, अरे छोड़ो ये छोड़ो, ये जो हमारी साइकोलॉजी है, अरे डीएनए, ये कुछ तो भी टेक्निकल बात है, ये छोड़ो, पढ़ाई नहीं होगा। और किसी आदमी ने बहुत ज्यादा इंटरेस्ट से अगर पढ़ा भी होगा तो उसको समझ में नहीं आया होगा। और किसी माइक्रो लेवल पर अगर किसी को समझ में आया होगा भी तो उसने अपने पास ही रखा होगा, तो किसी को बताया नहीं। हमारे लोगों की बड़ी समस्या है कि या तो हमारे लोग पढ़ते नहीं है, जो पढ़ते हैं उनको समझ में नहीं आता, जिनको समझ में आता है वो लोगों को बताते ही नहीं, वो अपने पास ही रख लेते हैं। तो जिन लोगों ने अंग्रेजी के अखबार में छापा इस खबर को, उसके पीछे एक मकसद है। क्या मकसद है? वो अपने लोगों को बाखबर करना चाहते हैं। समझने की कोशिश करिए, इस दुनिया में जहां इंफॉर्मेशन का एक्सप्लोजन है, और उसके लिए उन्होंने अपनी सुविधा के अनुसार इंफॉर्मेशन को संचित करने के लिए कंप्यूटर का आविष्कार किया। वो लोग जानकारी के बारे में केवल संवेदनशील नहीं है, बल्कि अति संवेदनशील लोग हैं। तो उन्होंने अपने लोगों को बाखबर करने के लिए इस खबर को, इस जानकारी को उन्होंने अंग्रेजी के अखबार में छापा। चूंकि हमारे लोग भाषाई पत्रकारिता में मातृभाषा के अखबारों को पढ़ते हैं, इस अखबारों में इसलिए नहीं छापा क्योंकि उसको हमारे लोग पढ़ते हैं। मतलब सिद्ध हुआ कि वो अपने लोगों को बाखबर करना चाहते हैं, अपने लोगों को जानकार बनाना चाहते हैं, और हमारे लोगों को अनजान बनाए रखना चाहते हैं, जानकारी नहीं देना चाहते। क्या ये विश्लेषण से ये बात हमारे नोटिस में आई। तो उन्होंने अपने अखबार में इस खबर को हाईलाइट किया अपने लोगों को बाखबर करने के लिए, और हमारे अखबारों में मातृभाषा के नहीं छापा क्योंकि वो इसके बारे में हमारे लोगों को अनजान बनाए रखना चाहते हैं। वो इस बात को ध्यान में रखकर इसको छाप रहे हैं। तो हमने, ये उनका उद्देश्य है। क्या उद्देश्य है उनका?
उनका उद्देश्य है कि उन लोगों को, उनके अपने लोगों को ये जानकारी दी जाए और इसके लिए जानकारी को हाईलाइट किया जाए और भाषाई पत्रकारिता में छापा ना जाए, हाइड किया जाए, छुपाया जाए। तो ये दो पॉइंट है। क्या पॉइंट है? द हाइड एंड द हाईलाइट। 2 पॉइंट है, हाइड एंड द हाईलाइट। वो हमारे लिए हाइड करना चाहते हैं और उनके लिए हाईलाइट करना चाहते हैं। अगर ये उनका कार्यक्रम है तो हमने प्लान बनाया कि अगर वो हमारे लोगों के लिए हाइड करना चाहते हैं इस जानकारी को, तो हम भी इस फार्मूले को उल्टा करेंगे। उनके लिए जो चीज उन्होंने हाईलाइट की है वो चीज हम भी अपने लोगों के लिए हाईलाइट करेंगे। अगर उन्होंने हाइड किया तो हमने प्लान बनाया, अगर वो हाइड करते हैं तो हम हाईलाइट करेंगे। द हाइड एंड द हाईलाइट। तो हमने प्लान बनाया कि इस विषय पर सारे देश में अभियान चलाया जाए और लोगों को, अपने लोगों को बाखबर किया जाए, जिसके बारे में वो हमारे लोगों को खबर नहीं देना चाहते हैं, जानकारी नहीं देना चाहते हैं। जानकारी हथियार है, सूचना हथियार है, एक समझ लो। सूचना शक्ति का स्रोत है। बहुत लोगों को समझ में नहीं आता ये। सूचना शक्ति का स्रोत है। बैरिस्टर जीना जो पाकिस्तान की मांग कर रहे थे, सूचना शक्ति का स्रोत कैसे है, बैरिस्टर जीना टीबी का एक्सपर्ट डॉक्टर उसके पास गया तो उस एक्सपर्ट डॉक्टर ने बैरिस्टर जीना को कहा कि जीना साहब, आप जिंदा कैसे हैं? अरे आपका टीबी तो इतना आगे बढ़ गया कि आपको तो 6 महीने पहले मरना चाहिए था, आप जिंदा कैसे हैं? तो जीना ने कहा डॉक्टर को, पाकिस्तान लिए बगैर मरने वाला नहीं हूं। अगर ये जानकारी गांधी को हो जाती, अगर ये जानकारी सरदार को मिल जाती, अगर ये जानकारी जवाहरलाल नेहरू को मिल जाती, तो कल्पना करो इसका क्या परिणाम होता। सूचना शक्ति का स्रोत है। इंफॉर्मेशन ये शक्ति है और इसीलिए ये इंफॉर्मेशन भी शक्ति है। सूचना शक्ति का स्रोत है, शक्ति आती है वहां से। और इसीलिए हमने ये योजना बनाई कि इस सूचना को, इस जानकारी को लोगों तक पहुंचाया जाए। एक तो ये पर्पस है इसका। दूसरा, ये जो डीएनए अनुसंधान है, इस डीएनए अनुसंधान ने क्या सिद्ध किया? इन्होंने इसने सिद्ध किया कि ये 99.90 ब्राह्मण जो है, इनका डीएनए यूरेशियन लोगों से मिलता है। 99.90 यानी 0.10 केवल फर्क है। डॉक्टर लोग कहते हैं डीएनए में आमतौर पर हजारों सालों में कोई परिवर्तन नहीं होता। धावरे साहब है क्या? हाँ, बराबर बोल रहा हूं ना मैं? हाँ, वो देखो डॉक्टर भी कह रहा है ये डीएनए में आमतौर पर कोई परिवर्तन नहीं होता। अब ये जो 0.10 जो परिवर्तन हुआ, ये ब्राह्मण हमारे साथ रहते रहते हो गया होगा, हमारा थोड़ा सा मिलावट हो गया होगा, हो सकता है। और क्षत्रियों में 99.88 यानी 0.12 जो है ये डिफरेंस है, इतना केवल डिफरेंस है, वो नहीं मिला। बाकी 99.88 मिल गया। ये यूरेशियन लोगों का डीएनए और इनके डीएनए में इतना आपस में मिल गया। केवल अंतर है 0.12। और जो वैश्य है उसका जो डीएनए है वो डीएनए यूरेशियन लोगों के साथ मिला 99 यानी 99 में कोई अंतर नहीं है, 99 कायम है।
तो 99.86 यानी ये 0.16 नहीं मिला। इतना ही अंतर आया, बहुत माइक्रो इतना अंतर आया। तो ये जो डीएनए में, ये डीएनए ने ये सिद्ध किया कि इनका डीएनए यूरेशियन लोगों से मिलता है। ये सिद्ध हो गया कि ये लोग, इसके आधार पर, विज्ञान के आधार पर सिद्ध हो गया ये यहां के रहने वाले नहीं है। ये जो सिद्ध हो गया कि यहां के रहने वाले नहीं है, ये मूल निवासी नहीं है, ये सिद्ध हो गया। ये जानकारी लोगों तक पहुंचाना जरूरी है। ये दूसरा हमारा पर्पज है। तीसरा पर्पज है इसका कि जो महिलाएं हैं, वो महिलाओं का जो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए है उसके आधार पर मेल किया गया। तो ब्राह्मणों के घरों में जो महिलाएं हैं उनका भी माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए अनुसूचित जाति, जनजाति, अदर बैकवर्ड क्लासेस और माइनॉरिटी के लोगों के साथ मिल गया। इसका मतलब यह हुआ कि महिलाएं जो ब्राह्मणों के घरों में है वो भी यहां की ही मूल निवासी है। और ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात थी और ये जानकारी लोगों को बताया जाना जरूरी है। इसका विश्लेषण मैं अगले पॉइंट में आप लोगों को बताऊंगा। चौथी बात, अनुसूचित जाति, जनजाति, अदर बैकवर्ड क्लासेस और कन्वर्टेड जो मूल निवासी है, अर्थात जो माइनॉरिटी है, मुस्लिम्स है, इसमें 99% जो लोग हैं ये SC ST OBC से ही धर्म परिवर्तित है। इनका डीएनए भी एशियन लोगों के साथ ही मिल गया। इससे प्रूव हो गया ये यहां के ही मूल रहने वाले लोग हैं, यही मूल निवासी लोग हैं, ये मूल निवासी लोग हैं। ये बात सिद्ध हो गई। ये बात लोगों को बताया जाना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये बताना हमारा पर्पज है और इसके लिए ये अभियान साथियों हमने शुरू किया। अब ये पर्पज बताने के बाद में मैं चाहूंगा कि इस विषय के बारे में आपको जानकारी बताई जाए। साथियों, भारत एक ऐसा देश है जिसमें यूरोपियन लोगों को हजारों साल से बड़ा इंटरेस्ट है, क्योंकि इस देश की जो व्यवस्था है, धर्म व्यवस्था है, वर्ण व्यवस्था है, जाति व्यवस्था है, अस्पृश्यता है, रीति और रिवाज है, इसने हजारों सालों से विदेशियों की जिज्ञासा को जगाया कि ये जो विशेषता है भारत के लोगों की, ये दुनिया में अजीब किस्म की विशेषता है जिसका मिलान कहीं दुनिया में नहीं होता। इस वजह से दुनिया के वैज्ञानिक लोगों को हमेशा यह जिज्ञासा रही कि भारत की इस विशेषता का मूल कारण क्या है। ये जो जिज्ञासा है विदेशियों की, इन जिज्ञासा ने विदेशियों को भारत पर संशोधन करने के लिए मुश्किल हालात होने के बावजूद भी हमेशा प्रेरित किया, मोटिवेट किया। और प्रेरित करने की वजह से इस पर हजारों सालों से संशोधन हो रहा है। और आधुनिक समय में, आधुनिक भारत में, आधुनिक समय में यूरोपियन लोगों के माध्यम से ये संशोधन बहुत बड़े पैमाने पर हुआ। इसी तरह से अमेरिका के उताह विश्वविद्यालय में, जो वॉशिंगटन में है, वहां जो माइकल वामशाद है, जो बायोटेक्नोलॉजी विभाग का हेड ऑफ डिपार्टमेंट है, क्योंकि ये सब्जेक्ट भी मेरे ख्याल से बायोटेक्नोलॉजी का, दावरे साहब बराबर है? हाँ, मैं थोड़ा सा दावरे साहब को बीच बीच में आपके बीच में, क्योंकि ये टेक्निकल बात जब आएगी तो डॉक्टर लोगों का एरिया है, क्योंकि मैं मानता हूं कि जो एरिया मेरा नहीं है खामखा उसमें जाने का कोई मतलब नहीं है। तो ये जो बायोटेक्नोलॉजी का जो विषय है, इस विषय का जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट है माइकल वामशाद, उन्होंने एक जिज्ञासावश इसके लिए एक प्रोजेक्ट तैयार किया कि ये भारत के विशेषता का मूल क्या है, इसको ढूंढा जाए, इसको खोजा जाए। तो उसने एक प्रोजेक्ट तैयार किया। प्रोजेक्ट तैयार करते ही उसके मन में एक आशंका पैदा हो गई कि इस प्रोजेक्ट का जो कंक्लूजन होगा, हो सकता है भारत के लोग इसको मान्यता देने से इनकार कर दे।
इसलिए उसने एक और रास्ता निकाला, क्यों न भारत के ही जो वैज्ञानिक लोग हैं इस प्रोजेक्ट के साथ भारत के वैज्ञानिकों को जोड़ दिया जाए, और जो संशोधन है ये संशोधन ट्रांसपेरेंट मेथड से किया जाए, यानी उनके सामने रखा जाए, वो भी उसमें शामिल कर लिया जाए। तो भारत में मद्रास यूनिवर्सिटी के बायोटेक्नोलॉजी विभाग के लोग, विशाखापट्टनम यूनिवर्सिटी के बायोटेक्नोलॉजी विभाग के लोग, और भारत सरकार का जो एक विभाग है मानववंश शास्त्र का, एंथ्रोपोलॉजी, यानी अटल बिहारी को भी अगर मानववंश के बारे में कुछ बात करनी है तो वो एंथ्रोपोलॉजी के डायरेक्टर को बुलाकर ही पूछ सकता है, क्योंकि अटल बिहारी उसका एक्सपर्ट नहीं है, वो एंथ्रोपोलॉजी के लोगों को ही पूछना पड़ेगा और किसी को नहीं पूछ सकता। तो भारत सरकार का जो विभाग है, भारत सरकार का जो विभाग है एंथ्रोपोलॉजी, मानववंश शास्त्र का, उसका भी एक ऑफिसर, उसका भी एक आदमी जो है वो इस प्रोजेक्ट में उन्होंने शामिल किया। अब क्या हुआ, अमेरिका, यूरोप और भारत के 6 लोग जो है इसमें उन्होंने साथ में एक ज्वाइंट प्रोजेक्ट तैयार किया। अब ज्वाइंट प्रोजेक्ट तैयार किया तो अभी भारत के लोग उसमें शामिल है। अभी जो भी संशोधन होगा तो भारत के लोग ही उसमें संशोधन में शामिल है। अब इसलिए इनकार करना मुश्किल है। तो ये जो प्रोजेक्ट तैयार किया और इस प्रोजेक्ट ने, ज्वाइंट प्रोजेक्ट ने संशोधन करके डिक्लेयर किया कि ये डीएनए के आधार पर यह सिद्ध होता है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य का जो डीएनए है वो विदेशों से मिलता है। कितना परसेंटेज मिलता है वो मैंने आपको पहले ही बताया। तो इसके आधार पर ये लोग यहां के रहने वाले नहीं हैं, ये बात सिद्ध हो गई। पहले ये बात पुरातत्व ने सिद्ध की, दूसरी बार इस बात को मानववंश शास्त्र ने सिद्ध की, कामले साहब यहां है, और तीसरी बार भाषा शास्त्र। आप लोगों को यह जानकारी नहीं होगी कि आर्यों की जो संस्कृत भाषा है उसके शब्द और विदेशी लोगों के शब्दों में जो आपस में समानता ढूंढी गई, ऐसे हजारों शब्द मिले, हजारों। और इस भाषा शास्त्र के आधार पर भी सिद्ध किया गया कि ये यहां के रहने वाले नहीं हैं। मगर ब्राह्मणों ने एंथ्रोपोलॉजी में सवाल खड़े किए, मानववंश शास्त्र में सवाल खड़े किए, भाषा शास्त्र में सवाल खड़े किए और पुरातत्व में सवाल खड़े किए और भ्रांति पैदा की। कामले साहब यहां है, वो जानते, वो भ्रांतियां पैदा करने में बहुत माहिर लोग हैं। मगर अब जब डीएनए के आधार पर संशोधन हुआ, ये डीएनए के आधार पर जो संशोधन है ये आखिरी कील है। ये आखिरी कील, मालूम नहीं, ये कहावत बनी हुई आखिरी कील, यानी जो वो ताबूत होता है उसमें आदमी को, वो मरा हुआ आदमी रखते हैं तो उसको कील ठोकर के बंद कर देते हैं, तो बोलते ये आखिरी कील है, अब इसको जमीन में गाड़ देना चाहिए। तो ये जो डीएनए है, ये डीएनए का रिसर्च ये आखिरी कील है और कोई भी ब्राह्मण इस संशोधन को इनकार करने के हालत में बिल्कुल नहीं है। इसलिए उन्होंने ये सोचा, क्या सोचा कि अगर डीएनए के आधार पर हम लोग इसको इनकार करते हैं तो दुनिया की नजर में हम लोग बेवकूफ साबित हो जाएंगे। ये ख्याल रखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि दुनिया जो है, यानी सुप्रीम कोर्ट, सारी दुनिया की सुप्रीम कोर्ट मानती है डीएनए के आधार पर अगर किसी बदमाश को पकड़ना है, खून करने वाले को पकड़ना है तो डीएनए के आधार पर, और निर्विवाद माना जाता है। अगर आप दोपहर में सीरियल आती है डिस्कवरी में, मेडिकल डिटेक्टिव, आप देखो उसमें, और सारी दुनिया की सुप्रीम कोर्ट इस बात को मानती है, इसके बारे में किसी किस्म का कोई डाउट नहीं है। तो ब्राह्मणों ने सोचा सारा इसको तो डीएनए का विरोध करना तो बहुत मुश्किल मामला है, और अगर हम लोगों ने इसका प्रतिवाद किया तो क्या करना पड़ेगा? प्रतिवाद करने के लिए पहले आर्टिकल में लिखना पड़ेगा 21 मई को ऐसा ऐसा डीएनए के आधार पर संशोधन हुआ जिसने ब्राह्मणों को यूरोशियन लोगों के साथ डीएनए मिलाते हुए दिखाया। पहले इतना लिखना पड़ेगा, फिर समीक्षा करनी पड़ेगी। तो उन्होंने सोचा था ये समीक्षा करने के लिए भी तथ्य मानना पड़ेगा।
और समीक्षा करने के लिए अगर तथ्य मानना पड़ेगा तो जो तथ्य हम छुपाना चाहते हैं फिर लोगों को मालूम हो जाएगा। अगर उसको इनकार भी करना है तो पहले तथ्य मानना पड़ेगा, फिर काटना पड़ेगा। अगर इस पर चर्चा शुरू करते हैं तो भी लोगों को मालूम हो जाएगा। इसलिए उन्होंने योजना बनाई कि इस विषय पर चुप रहा जाए। चुप, क्या किया जाए? चुप रहा जाए। और एक हमारे देसी भाषा में ये चुप भी एक और खास किस्म का चुप है, चिड़ी चुप। चिड़ी चुप। मैं तो देसी आदमी हूं, देहाती आदमी हूं। चिड़ी चुप, एकदम चुप, कुछ भी नहीं बोले एकदम। तो बाबा साहब अम्बेडकर के किताब में मैंने पढ़ा था कि ब्राह्मण जब ज्यादा बोलता है तो खतरा है, ब्राह्मण जब मीठा बोलता है तो खतरा नजदीक में पहुंच गया है, और ब्राह्मण जब बिल्कुल ही नहीं बोलता और एकदम चुप हो जाता है तो भी खतरा है। उन्होंने अंग्रेजी में शब्द प्रयोग किया, कंस्पिरेसी ऑफ साइलेंस। मुझे समझ में नहीं आया था, साला साइलेंस भी कोई कंस्पिरेसी होती है, चुप रहना भी कोई कंस्पिरेसी हो सकती है। मगर जब डीएनए के बारे में ब्राह्मणों ने चिड़ी चुप रखने का कार्यक्रम शुरू कर दिया तो मुझे बाबा साहब अम्बेडकर का कंस्पिरेसी ऑफ साइलेंस, ये जो अंग्रेजी शब्द है, ये मुझे याद आ गया। साला ये बात कि ये चुप रहना भी एक बहुत बड़ा षड्यंत्र होता है। तो इसमें इस विषय पर ब्राह्मणों ने योजना बनाई कि अरे इस पर तो बोलना खतरे से खाली नहीं है, एकदम चुप हो गया। इसलिए हमने भी सोचा कि अगर वो चुप हो गया तो हमको थोड़ा सा जोर से बोल देना चाहिए, ज्यादा आवाज कर देनी चाहिए और जन जन तक इसको पहुंचा देना चाहिए। तो ये जो डीएनए का संशोधन हुआ साथियों, इस डीएनए का जो संशोधन है, इसका भारत के मूल निवासियों पर क्या क्या परिणाम हो सकता है, मैं कुछ बातें, कुछ मूलभूत बातें आप लोगों को बताना चाहता हूं। बहुत फंडामेंटल बातें, जितनी इंपॉर्टेंट चीज है उतनी ही बताऊंगा, क्योंकि बहुत सी बातें हैं। सबसे पहले भारत का संपूर्ण इतिहास जितना लिखा हुआ है सब कुछ नए तरीके से लिखना होगा। इतना परिणाम होगा, इतना गंभीर परिणाम होने वाला है। सारा जितना कुछ लिखा हुआ है, जो भी इतिहास लिखा हुआ है भारत का, अनुमान प्रमाण पर, अभी अनुमान और प्रमाण करने की जरूरत नहीं है। अब निर्विवाद एविडेंस है डीएनए, और डीएनए को आधार बनाकर आप विश्लेषण करो। अभी अनुमान प्रमाण करने की जरूरत नहीं है। और जो लोग डीएनए को आधार बनाकर इतिहास नहीं लिखेंगे तो लोग कहेंगे ये बैकवर्ड इतिहासकार है।